पढ़ रहे हैं पेडागोजी, जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक लगता है, और कल हमने पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल्स अर्थात संप्रेषण कौशल। और संप्रेषण कौशल में हमने जाना कि किस प्रकार से संप्रेषण होता है, किस प्रकार से आपको उसके अंदर मैंने एक क्रम बताया कि सबसे पहले कौन होता है, संदेश भेजने वाला होता है, संदेश फिर मैसेज आ जाता है, कोडिंग आ जाती है, डिकोडिंग आ जाती है, रिसीवर आ जाता है, फीडबैक आ जाता है। तो ये सब चीजें हमने क्रम से व्यवस्थित रूप से उनको पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे संप्रेषण की बाधाएं, कि जब हम कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं तो हमें क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में आज बात करेंगे संप्रेषण। तो संप्रेषण की बाधाएं पढ़नी है आज हमको, ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद में हम पढ़ लेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, और अंत में आपके शिक्षण टीचिंग मॉडल जो हैं वो पढ़ लेंगे। तो इतनी लंबी क्लास रहेगी, चाहे 2 घंटे में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संप्रेषण की बाधाएं, सबसे पहले अगर बात करें तो भौतिक बाधाएं आ जाती हैं। भौतिक बाधाओं की बात करें तो यानी जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उन विचारों को आदान प्रदान करने के दौरान भौतिक बाधाएं आती हैं। जैसे कई बार हम आपस में बात करें तो तेज शोरगुल होने लग जाता है, बाहर तेज ध्वनि सुनाई देती है, जिससे हमारी बात एक दूसरे तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह की, या खुले वातावरण में पढ़ रहे हैं तो बाहर से शोर आपको भंग कर रहा है, तो ये संप्रेषण अच्छी तरह से हो नहीं पाता। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, भौतिक बाधाएं। तो भौतिक बाधाओं में हम लिखेंगे बाहरी आवाज, बाहरी आवाज, शोर, कोहरा, है ना, कोहरा भी प्रभावित करता है, देखो धुंध जिसे बोलते ना, बाहरी आवाज, शोर, कोहरा, वर्षा, मशीनरी, मशीनी या तकनीकी, तकनीकी खराबी, खराब स्वास्थ्य, वर्षा आदि। ये क्या करते हैं, आपके कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है? उसके बाद में 2 नंबर पे आता है साइकोलॉजी प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक समस्याएं या मनोवैज्ञानिक बाधाएं, बैरियर जिसे बोला जाता है। साइकोलॉजी बैरियर अर्थात मनोवैज्ञानिक बाधाएं। सबसे बड़ा ये तो सबको पता ही है कि सर के कौन कौन सी मैं पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान कहीं और है ना, तेरा ध्यान किधर है, तेरा बोल्ड इधर है। तो आप पढ़ कुछ रहे हैं, दिमाग आपका घर पे चल रहा है, आपके माइंड में परेशानियां चल रही हैं, तनाव चल रहा है, बुरी बुरी चिंताएं खा रही हैं कि मेरी बस निकल गई तो मैं कैसे जाऊंगी, है ना, मुझे ये करना है, घर पे जाके आज कपड़े धोने। तो आप यहाँ बैठे नहीं है, यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो संप्रेषण के अंदर ये चीजें, आपकी मानसिक परेशानियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। इसमें लिखेंगे अभिप्रेरणा का अभाव, अभिप्रेरणा का अभाव, मोटिवेट में कमी होती है तो ऐसा ही करता है, रुचि, इंटरेस्ट नहीं होता, लिखना नहीं है, दो भाई इसको नोटबुक दो भाई, रफ कॉपी नहीं है, रुचि या इच्छा का कम होना, ध्यान न देना, प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण करना, रॉन्ग प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं, प्रोटेक्शन जिसे एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो सही रूप से आप माइंडली रूप से यहाँ नहीं है, बैठे जरूर है, शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं और घूम रही हो। ठीक है, पूर्वाग्रह, क्या, चिंतन, ये चिंतन क्या होता है,
आपको थी ना चिंता कि साइकोलॉजी कैसे पूरी हो जाएगी 28 दिन में, तो डेली इसी सोच में आपने क्लास से निकाल दी और आज हो गई। तो चिंतन अधिक होना कि क्या करता है, नुकसानदायक करता है। अपूर्ण जिज्ञासा, अपूर्ण जिज्ञासा आदि। चिंतन को मैं संतुष्ट नहीं हूं, चिंतन शब्द से कैसे लिखेंगे? जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना अर्थात है टेंशन। अब संतुष्ट हूं क्या? तो ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं जो आपके संप्रेषण को क्या करती है, प्रभावित करती है। नंबर 3 देखें, पृष्ठभूमि संबंधी समस्याएं, पृष्ठभूमि संबंधी समस्याएं। और ये भी बड़ी दिक्कतें आती हैं इसमें। पृष्ठभूमि संबंधी कहा है कि आप जिस बैकग्राउंड से रह रहे हैं, जैसे हमारा जो धर्म होता है कई बार शिक्षा के आड़े आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? जैसे हम मुस्लिम समाज की बात करें तो उनकी बेटियों को मदरसों में भेजा जाता है, कोचिंग सेंटरों में नहीं भेजा जाता। तो बताओ शिक्षा प्रभावित हो रही है कि नहीं? उनका संप्रेषण लोगों के साथ होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। तो वो तो एक लिमिट दायरे में होगी। कई बार हमारी जो वेशभूषाएं होती हैं, रीति रिवाज जो होते हैं, बड़ों के साथ नहीं बोलना, कई बार बोलना पड़ता है भाई, घर पे ससुरा अकेला ही है और इधर अपने को दर्द हो गया हाल्ट में, फिर बोलना तो पड़ेगा। संप्रेषण होगा ही नहीं तो मर जाओगे इससे। तो हमारे जो रीति रिवाज है, कायदे कानून है, समाज के नियम है, वो पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो वो पृष्ठभूमि भी क्या करती है, संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसा ही होता है क्या? तो ये तो हमारी दकियानुसी बातें हैं जिनपे कई परिवारों में मैंने देखा है 10 पढ़ा देते हैं लड़की को, 12 पढ़ा देते हैं, इससे ज्यादा फिर नहीं पढ़ाते। क्यों? वो कहते हैं लड़कियां बस 10 पढ़ गई 12 पढ़ गई बहुत है, यही यही सोचते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर आपकी जब बहू है या बेटी है या माँ है, उसको जब हॉस्पिटल में लेके जाते हो तब आप किसको ढूंढते हो? महिला लेडी डॉक्टर को। तो फिर वो कहाँ से आएंगी? अगर सारों की सोच यही हो जाएगी 10वीं 12वीं पढ़ाएं उसके बाद में ब्रेक लगा दें, तो फिर महिला डॉक्टर कहाँ से मिलेगी? अगर सारे आप जैसे सोचने लगे तो अपनी सोच को बदलना चाहिए। अगर इसी तरह से महिलाओं का अनादर करते रहे, उन्हें शिक्षा से दूर करते रहे, वंचित करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम महिलाओं को देखने के लिए तरस जाएंगे। अर्थात इस प्रकार से भ्रूण हत्याएं होती रही तो फिर नौरते वाले दिन 9 माताएं नहीं मिलेंगी भोजन करवाने के लिए। तो इसीलिए बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें ग्रेजुएट तो कम से कम करवा के भेजें। कहीं भेज रहे हैं, ससुराल भेज रहे हैं, तो ऐसा उसने कौन सा अपराध कर दिया कि उसे पढ़ने के लिए मना कर दिया? तो ये जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि को क्या किया जाए, बदला जाए। क्योंकि एक बेटी जब पढ़ती है तो वो आगे 7 पीढ़ियों तक का सुधार देती है। तो बेटियों की शिक्षा पर कभी भी रोक नहीं लगनी चाहिए। तो ये पृष्ठभूमि संबंधी समस्या है संप्रेषण की। इसमें लिखेंगे अपन रीति रिवाज, रीति रिवाज, परंपराएं। अभी बता के गया हूं ना, परंपराएं। बहुएं पर्दे में रहें, बहुएं ससुराल से बाहर ना जाएं, है ना? बहू अगर पढ़ना चाहती है तो ना, नहीं जाना, घूंघट में रहना है घर में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये परंपराएं बंद करो, छोड़ो उन पुरानी अंधविश्वासों को, रूढ़िवादी बातों को। ठीक है। सांस्कृतिक भेदभाव, ये होता है क्या? जातिवाद, जिसे मैंने आपको खूब अच्छी तरह से समझाया था। सांस्कृतिक भेदभाव भी खत्म होना चाहिए। ये पृष्ठभूमि है तो संप्रेषण में दिक्कत पैदा करती है। हम ऊंचे लोगों से नहीं बोलते, नीचे लोगों से नहीं बोलेंगे, अपने बराबर वालों से बोलेंगे, ये बोलेंगे, तो संप्रेषण में दिक्कत तो आ ही रही है। बस यही तो बात है। उसके बाद में लिखेंगे आप पूर्व कार्य स्थिति, पूर्व कार्य स्थिति आदि। ये क्या होती है पूर्व कार्य स्थिति? आप जैसे पहले नीचे वाली पोस्ट पर थे, आपका प्रमोशन हो गया, आप कौन सी सीट पर चले गए? ऊपर वाली पे। तो आप नीचे वालों से बोलना बंद कर देंगे तो संप्रेषण में क्या आएगी? दिक्कतें आएंगी, बाधा आएंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पूर्व कार्य स्थिति भी आपको क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ये 3 तरह से संप्रेषण की क्या है? बाधाएं हैं। ये टॉपिक का अंतिम बिंदु लिखेंगे संप्रेषण। भाई लेट आए, आप आए, हम थोड़ी आए।
जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। फिर कह दो कि पूरा नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट लगा लेना इसका। लिखेंगे संप्रेषण संप्रेषण नियंत्रण व्यवस्था में व्यवस्था की शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में उपयोगिता, ये नहीं शैक्षिक महत्व है, सीधा सा अर्थ यही है। संप्रेषण नियंत्रण व्यवस्था की शिक्षा में उपयोगिता। सबसे पहले ध्यान रखो, अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह से बात कर रहे हो, एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हो, तो व्यवहार में क्या आएगी? कुशलता आएगी। कन्फर्म है। आप मेरे विचार समझ रहे हो, मैं आपके विचारों को समझ रहा हूं, तो जो हमारा अधिगम है ना, वो बढ़िया होगा। मैं आपके बात को समझ नहीं रहा, अपनी अपनी गा रहा हूं, तो फिर अधिगम की क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। या फिर आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, आप अपनी अपनी गाए जा रहे हो, तो फिर अधिगम संप्रेषण में क्या आएगी? दिक्कतें पैदा होंगी। तो सबसे पहले व्यवहार क्या होता है? संप्रेषण से सुधरता है। तो नंबर 1 लगा के लिखेंगे, इसके नियंत्रण द्वारा, इसके नियंत्रण द्वारा अपेक्षित, जैसा आप चाहते हैं, अपेक्षित व्यवहार, इसके नियंत्रण द्वारा अपेक्षित व्यवहार की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है। जैसा आप चाहते हैं वैसा तभी होगा जब आप एक दूसरे से संप्रेषण क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, दोनों की ठीक बन रही हो आपस में, तब डांग नहीं बजती, नहीं तो डांग बज जाती है ना। उनकी जोड़ियां बढ़िया चलती हैं जिन दोनों के आपस में विचार मिलते हो। ठीक है, 2 नंबर लगा के लिखें, इस व्यवस्था, इस व्यवस्था से, इस व्यवस्था से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, अधिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। तीसरा लिखें, यह कक्षा अनुदेशन में उपयोगी है। जब आप कहीं भी पढ़ाओ तो आपके लिए जरूरी है, कक्षा अनुदेशन में उपयोगी है, अनुदेशन में उपयोगी, यह कक्षा अनुदेशन में उपयोगी है। नंबर 4, यह शिक्षण में, यह शिक्षण में सार्वभौमिक रूप या शिक्षण, सॉरी, शिक्षण को शिक्षण को सार्वभौमिक रूप प्रदान करता है। कहीं भी शिक्षा ली जा सकती है, सार्वभौमिक हर जगह। ग्रुप रीडिंग वही तो है संप्रेषण वाला, ये तो बताया था कल। फिर लिखेंगे, इससे वैज्ञानिक विश्लेषण कर, इससे वैज्ञानिक विश्लेषण कर अधिगम को उन्नतिशील बनाया जाता है, अधिगम को उन्नतशील बनाया जाता है।
ठीक है, क्योंकि जब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, सब चीजों को समझते हैं कि ये किस प्रकार है, ग्रुप रीडिंग ही तो चल रही है, तो फिर वो क्या हो जाता है, माइंड में स्थायी हो रहा है। तो उससे अधिगम क्या हो रही है, उन्नति हो रही है अधिगम में। ये कल हमने बात कर ली है, सब चीजों को हमने पहले ही समझ लिया था, पर लिखी नहीं थी, अब लिखनी है, बस आगे लिखें इसी में। यह नवीन शिक्षा के नवीन प्रतिमान, जो भी पढ़ेंगे अपन मॉडल, शिक्षा के नवीन प्रतिमान तैयार करने में सहायक है। शिक्षा के नवीन प्रतिमान तैयार करने में सहायक है। नेक्स्ट लिखें 7 नंबर। इससे बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे बालक में अभिरुचि का विकास होता है। जिससे बालक में अभिरुचि का विकास होता है। और नेक्स्ट लिखेंगे अधिगमकर्ता के अबोध स्तर, यानी उसको ज्ञान कितना है। अधिगमकर्ता के अबोध स्तर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है, क्योंकि बालकों के बीच में रहेगा तो अपनी तुलना करेगा, आत्म मूल्यांकन करेगा, तो उसे पता चलेगा कि मुझे कितना आता है। तो ध्यान रखना, अधिगमकर्ता के अबोध स्तर का मूल्यांकन करने में सहायक है। करने में सहायक है। ओके, ये था आपका संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन जिसे बोलते। अब तुम्हें सबसे इजी जो टॉपिक है, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाएगा, वो है आपका कंप्यूटर। पढ़ा दूं क्या, देख लेता हूँ। कंप्यूटर वाला छोड़ देते हैं, के बाद में आता है आपका शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, है ना टॉपिक, है क्या, शिक्षण अधिगम है सहायक सामग्री, तो ये पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लो, शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री। कि जब शिक्षण करवाया जाता है, किसी बालक को सिखाया जाता है, तो उस दौरान जिन चीजों की अध्यापक को आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाएंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाएगी। तो बताओ अध्यापक को क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती होगी। बोर्ड और बच्चे नहीं चाहिए, सबसे पहले तो बच्चे चाहिए, उन्हीं को पढ़ाएगा। तो देखिए, कुछ शिक्षण सामग्रियां तैयार की जाती हैं बालक के व्यक्तित्व को, बालक के एज को देखकर। जैसे अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले जो पुराने समय में चला करती थी, वो थी कौन सी सामग्री, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, दृश्य सामग्री। और फिर तीसरी कौन सी आई, इन दोनों को मिला दिया, अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री। और आज वर्तमान में तीनों सामग्रियों का प्रयोग शिक्षण में किया जाता है, होता है कि नहीं होता। तो वो ही क्या कहलाएगी, श्रव्य सामग्री की बात करें तो वो सामग्री
जो बालक सुनकर क्या करे, अधिगम करे, जिसको सुनकर अधिगम करे और सुनने के माध्यम से बालक को शिक्षण क्या हो जाए, इजी हो जाए, तो वो कौन सी कहलाएगी? जहां देखकर, जैसे ये बोल्ड है, ये दिख रहा है ना, तो अधिगम सुगम हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां मैं मैप बना के एक मैप टांग दूं, ग्राफ टांग दूं, तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी दृश्य। और एक ऐसी हो जहां सर्वे और दृश्य दोनों हो, तो इन सब का एक ही उदाहरण है आपके पास। जैसे हम बात करें सर्वे की, तो सबसे पहले सर्वे सामग्री कौन सी आई? रेडियो और टेलीफोन आया। टेलीफोन और रेडियो क्या थी? ओनली सुनने वाली सामग्री थी। फिर क्या आया? दृश्य, चलचित्र। देखा है, फिल्में दिखाते थे, उनमें आवाज नहीं आती थी, सिर्फ फोटोएं दिखाते थे। पुरानी फिल्मों में देखना, जो मेले वगैरह लगते थे, वहां के एक डब्बा होता था, जिसके अंदर इस तरह से देखते थे, वो ऊपर से फोटोओं को घुमाया करता था। दृश्य सामग्री आई। फिर इन दोनों को मिला के दृश्य हो रहे। अब मैं आपसे जैसे रूबरू हो रहा हूं ना, यूट्यूब आ गया ना, इंटरनेट आ गया, टीवी आ गया, टीवी को हिंदी में चलचित्र, दूरदर्शन, तो यानी वो सामग्रियां क्या करती है, अधिगम में सहायता करती हैं। तो यहीं से आपका प्रश्न वो पूछता है कि निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री है, कौन सी आपकी सर्वे सामग्री है। तो बहुत इजी है ना? इजी है। जब इतना इजी है तो बता ही देंगे, कहाँ दिक्कत आएगी? कहाँ जाएगी? आएगी। जब इनके आगे प्रकार आएंगे ना, तो दिक्कतें आ जाएंगी, शुरू हो जाएंगी थोड़ी 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 थोड़ी, यानी है तो तीनों यही पढ़ाऊंगा, और तो कुछ है ही नहीं इनमें। तो इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी और कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, उन सब का अध्ययन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा ली, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। अब आप लिखेंगे शिक्षण को प्रभावी शिक्षक के द्वारा शिक्षण को प्रभावी शिक्षक के द्वारा शिक्षण को प्रभावी व अनुदेशन बनाने के लिए जिन स्रोतों या साधनों का उपयोग करते हैं, उन्हें शिक्षण सामग्री कहते हैं। यानी टीचर है, जब अपने शिक्षण को बहुत अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, या अनुदेशन, अनुदेशन का अर्थ होता है उसको बार बार सुने, तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करता है? हाँ, जैसे ये बोल्ड है, मैं सीधा यूज करता हूं ना, कई लोग इसमें इफेक्ट डालते हैं, पीडीएफ बना के ले आते हैं, पीपीटी ले आते हैं, मानचित्र ले आते हैं, तो वो क्या होता है, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है मानचित्र वाला, मैं क्या करूं? परंतु ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए एक तरफ है मानचित्र ले आएंगे, तो इफेक्टिव प्रभाव डालने के लिए क्या करते हैं, जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगी? शिक्षण अधिगम है सामग्री कहलाएंगी। तो अपन लिखेंगे इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री तीन प्रकार की होती है। सहायक सामग्री अभी करवाई थी वही है, ठीक है। सामग्री तीन प्रकार की। नंबर एक कौन सी कराई थी? सबसे पहले जो चली वही सर्वे सामग्री, दूसरी
दृश्य सामग्री, इसमें कान काम आता है, मुंह काम आता है सर्वे में? तो दृश्य सामग्री में हाथ काम आता है ना, आंखें काम आती हैं, और तीसरे में तो फिर आप स्कूल में जाओगे और किसी बालक को कम सुनता है तो फिर आप क्या करोगे, उसके मशीन लगवाओगे क्या? मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया, बताओ कैसे मैनेज करोगे? आपकी ज्वाइनिंग हो गई फर्स्ट ग्रेड में, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, और आगे गए, आगे प्रिंसिपल नहीं है स्कूल में, और आपको आपकी योग्यता के आधार पे आपके पास डिग्री ऐसी है कि आपके सबसे ज्यादा डिग्री आपके पास है, आपको कार्यभार दे दिया स्कूल का। अब एक बच्चा है, दो चार बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कम सुनाई देता है और कम दिखाई देता है, तो क्या करोगे? मैनेजमेंट इसीलिए पढ़ाया जाता है, स्कूल मैनेजमेंट आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ग्रेड को पढ़ाया जाता है, सेकंड ग्रेड को नहीं पढ़ाया जाता। क्या करोगे बताओ? गुरुजी सिलेबस करवा दो, लो करवा दिया ना, बता दो उत्तर। ध्यान रखना, अच्छा शिक्षक है जो विद्यालय में उपस्थित सामग्री का प्रयोग करके उस समस्या का क्या कर दे, समाधान कर दे। अब कहते गुरुजी इनका मशीन लगवा दो, तो विद्यालय में मशीनें आएंगी क्या? तो फिर क्या करें, जिसको कम सुनता है उसे आगे बिठा दो, जिसे कम दिखता है उसे आगे बिठा दो, यही है अपने पास। तो वही अच्छा प्रबंधक कहलाता है। मैनेजमेंट में क्या बात सिखाई आपको, यही सिखाई होगी कि जैसे स्कूल के अंदर बाग तैयार करवाना है, आपने बगीची लगवानी है, फूल वगैरह लगाने हैं, आप व्यवस्थापक हो, अब क्या कैसे लगाओगे? अब तुम ये कहोगे सरकार से हमें बट्ठल ला के दो, और हमें फावड़ा ला के दो, और हमें बीज ला के दो, तो जितने साधन उपलब्ध हैं आपके पास वहीं पे, अगर एक बट्ठल उपलब्ध है तो एक से ही काम चलाओ। तो यानी वही अच्छा व्यवस्थापक माना जाता है। इसीलिए कौन सा सूत्र है, POCC, 3 बार है ना POCC, किसका है? हाँ, एक और कौन सा है, पास्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब है क्या, किसका है? बस तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सर्वे सामग्री, हेडिंग लगा के लिखो, या इसी के आगे लिखो तो इसके आगे लिख लो। इसमें छात्र क्या होता है, सर्वेंद्रिय क्या होती है, सुनता किससे है? वहां कान नहीं लिखा आएगा, ध्यान रखना। सुनने वाली इंद्री क्या कहलाएगी, दोनों को जोड़ के देगा ऐसे, ये कान का पर्यायवाची है, कान ही है वैसे ही है, ठीक है। सर्वेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। और इसमें हाथों से लिख लेते हैं लोग, इसमें छात्र हाथों से ज्ञान प्राप्त करता है, इससे क्या, इसमें छात्र क्या होता है, दर्शेंद्रिय, आंख नहीं देगा, चक्षु के माध्यम से ज्ञान, मैंने तो यही लिख दिया, आप अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लेना, नोट्स बनाने वाले ध्यान देंगे। ठीक है, और इसमें लिखेंगे, इसमें अपन दोनों अब लिख देते हैं, चक्षु यानी क्या होता है चक्षु, आंख, आप वाली भी रख देता हूं फिर कह दोगे क्यों गुरुजी। और आंख और नाक क्या, तो कान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इसके नीचे बहुत सारा लिखाऊंगा, इतना बड़ा के नीचे, क्या
इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा है? आपको पूछ ले कि दृश्य अधिगम सहायक सामग्रियों में सबसे बढ़िया कौन सा होता है? ये होता है, क्योंकि इसमें इन दोनों को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। और ये ज्ञान क्या होता है? स्थायी हो जाता है, रोचक होता है, प्रभावी होता है। तो इसके नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखते जाना, सर्वे दृश्य सामग्री, सर्वे दृश्य सामग्री शिक्षा के विभिन्न प्रकरणों, शिक्षा के विभिन्न प्रकरणों विभिन्न प्रकरण कोई भी हो सकता है, मैथ, साइंस, हिंदी, कुछ भी। और साइंस को अगर मैं इस बोर्ड पे कराऊं ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जो चित्र है वो बड़े बड़े कर करके दिखाए जा सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो फिर तो प्रभावी होगा कि नहीं होगा? तो लिखना, शिक्षा के विभिन्न प्रकरणों को रोचक, को रोचक, स्पष्ट तथा प्रभावी, तथा प्रभावी बनाती है, बनाती है। इसमें ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होकर, इसमें ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होकर ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होकर पढ़ाए गए पाठ, पढ़ाए गए पाठ को स्थायी बनाने में सहायता करती है, स्थायी बनाने में सहायता करती है, स्थायी बनाने में सहायता करती है। ये लिखेंगे, सर्वे दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आनंददायक हो जाता है, आनंददायक हो जाता है, जिससे बालकों के मन में स्थायी भाव, बालकों के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। आप कोई भी फिल्म देखने जाते हो और वहां अगर सिर्फ सीन आए, आवाज ना आए तो मजा नहीं आता। आवाज आए तो, और एक फिल्म जब आप 2.5 या 3 घंटे की देख के आते हो तो वो आपसे कभी भी पूछ ली जाए भविष्य में, आप उस स्टोरी को बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे, याद रहती है ना। यही बात ये कह रहा है कि वो माइंड में क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है, जिसके साथ सर्वे और दृश्य दोनों हो। जो चीज आपने देखी है, एक कहावत सुनी होगी, आंखों देखी और कानों सुनी पर भरोसा करना चाहिए। आंख से देखी चीज प्रत्यक्ष देख ली, विश्वास हो गया, माइंड में क्या रही, स्थायी रही। कान से सुन ली, अर्थात क्या रही, विश्वास हो गया। तो फिल्म याद रह सकती है तो फिर पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि फिल्म देखते समय हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं और वहां पर एक फिल्म के 200 रुपए दे के बैठे होते हैं, ठीक है, और ये पता होता है 3 घंटे में खत्म हो जाएगी और पैसे लगे हैं तो पूरा ध्यान लगा के देखते हैं इससे। वाह, अरे इससे करते हो, है ना। तो फिर वो माइंड में क्या रहती है, स्थायी, क्योंकि वहां पर आपने अवधान लगाया, अटेंशन पावर का यूज किया है। तभी तो चारों तरफ क्या होता है, अंधेरा होता है ना। और मैंने आपको एक दवा बताई थी अवधान बढ़ाने की, अब वो देख लेना वहां कैसे, वो बिंदु वाला, इसीलिए बताया था।
तो ध्यान वहीं तभी तो याद रहती है फिल्म, नहीं क्यों चारों तरफ प्रकाश करके देखना, कोई याद रहेगी क्या? अंधेरा इसीलिए किया जाता है। वो जो चमकती हुई बिंदु होती है ना, व्हाइट सफेद, मैंने कहा था बीच में सफेद करनी है, वो ध्यान अटेंशन करने की बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए फिल्में याद रहती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं मूर्त और अमूर्त रूप से। क्यों बकवास करो गुरुजी, चलो समझ गए बेटा मैं। चलो, सर्वे दृश्य, सर्वे दृश्य सहायक सामग्री सामग्री के प्रयोग, सामग्री के प्रयोग में मूर्त, मूर्त क्या होता है? सामने जो चीज देखी है, प्रत्यक्ष देखी है, उसको कह रहा है। सर्वे दृश्य सहायक सामग्री के प्रयोग में मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सिद्धांत कार्य करता है। जो चीज देखी उसी से हमने ज्ञान ग्रहण किया करते हैं, तो अमूर्तता की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो ये दृश्य सामग्री सूत्र शिक्षण सूत्र पर काम करती है। कौन से पे? मूर्त से। चलिए इसी में आगे लिखेंगे, सर्वे दृश्य सामग्री के उद्देश्य। नेक्स्ट, सर्वे दृश्य सामग्री के उद्देश्य। नंबर 1 लगा के लिखेंगे, सीखने में, सीखने में रुकने की गति में सुधार करना, सीखने में रुकने की गति में सुधार करना, रुकने की गति में सुधार करना। कैसे? कोई अधिगम है जो नहीं आ रहा, हम उसे बार बार देख रहे हैं, सर्वे दृश्य सामग्री से या शिक्षण सामग्री किसी भी का यूज कर लें अपन। सर्वे दृश्य सामग्री में क्या होता है, वो चीज क्या होती है जो रुकी हुई है, याद नहीं हो रही, तो कई बार हम देखने से वो चीज क्या हो जाती है, याद हो जाती है। सुनने से याद हो, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो जाती है, याद होती है। तो ये फिर लिखें, बालक में या बालकों में तथ्यात्मक, तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। यानी बालकों के अंदर ऐसे फैक्ट वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो मैं अभी बता के गया साइंस के अंदर, जिस फैक्ट है आपको आंख का समझानी, आंख का, तो आंख दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दृश्य दिखाया जाएगा और साथ में फिर बताया जाएगा ये कॉर्निया है, ये मस्तिष्क सूचना पहुंचाता है, ये उसको जूम करके दिखा सकते हैं। तो दृश्य सामग्री के अंदर उस चीज को प्रत्यक्ष दिखाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी आंख काट कर तुम्हें दिखाऊं कि ये देखो, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु उसका चित्र और उसके साथ साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, बोल के समझा सकते हैं। तो देखो यही तो कह रहा है कि बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 3, तीव्र वह मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, तीव्र वह मंद बुद्धि बालकों को योग्यता अनुसार, बालकों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। तो तीव्र तो जल्दी वैसे ही समझ जाएगा दृश्य सामग्री से, सर्वे से, और जो मंदबुद्धि होगा उसको पास होने वाला तो याद हो ही जाएगा, इतना तो कर ही सकता है वो। इसीलिए फिल्मों के माध्यम से या स्ट्रिप्स के माध्यम से, है ना, ये चीजें सिखाई जाती हैं। आजकल तो
ये बोर्ड लग गए सरकारी स्कूलों में भी, देखा होगा डिजिटल हो रहे हैं सरकारी स्कूल में। चलिए उसके बाद में लिखें अभिरुचियों पर, अभिरुचियों पर, अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव पड़ना। हकीकत है ये। तुम लोग सुबह सुबह आए हो, 12 बजे आए हो, सब लोग 7 बजे आए थे, तो तुम लोग कितने घंटे तक रात को या जाने के बाद कितनी रील देख के आते हो? अंदाजा लगा लो, यही है। और एक बार आपने किसी रील को पसंद कर लिया या उसे पूरा देख लिया, ऐसे दबा दिया, लाइक कर दिया, तो फिर आगे वाले दिन वैसी वैसी आएंगी। अर्थात क्या हो जाती हैं, अभिरुचि को जान लेता है मोबाइल आपकी। तो वही तो कह रहा है कि अभिरुचियों पर क्या होता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ता है। फिर लिखेंगे नंबर 5, बालक में पाठ या विषय वस्तु, क्या बालक में पाठ या विषय वस्तु के प्रति क्या हो जाती है, रुचि पैदा, रुचि पैदा करना और विकसित करना। विकसित है, ठीक है। चले 6 नंबर, 6 में लिखें पाठ्य सामग्री को सरल स्पष्ट। पाठ्य, आजकल कई स्कूल भी खुल गए ना ऐसे, पाठ्य सामग्री को सरल स्पष्ट खुले हैं क्या यहाँ? आप अपने बच्चों को वहीं लगाना, क्या खुले हैं क्या ऐसे स्कूल जहां पर बैग नहीं लेके जाना होता? बैग नहीं लेके जाते बच्चे, सीधा घर आएंगे, दूसरे दिन वैसे ही जाएंगे। स्कूल में जाते ही उनका जो मेज होता है उस पर टैब लगा होता है, टैब तो जानते ही हो, लैपटॉप टाइप में, उसी पे बालक लिखता है, वही उसी के अंदर उसका पाठ्यक्रम है। सीधा बोलते हैं हाँ भी हिंदी की क्लास है, हिंदी की पुस्तक निकालो, तो उसी में निकाल लेते हैं। सर्वे दृश्य वहीं चल रहा है। ये थोड़े महंगे स्कूल जरूर है, परंतु बालकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बालक सारे किस पे आ जाएंगे, कंप्यूटर पे। अब तुम लोग खुद देख लो, तुम लोग खुद देखो आप में कितना प्रभाव आया है मोबाइल आने से। घड़ी छोड़ दी, चली गई घड़ी, है ना। दूसरा, आपने कैलकुलेट करना ही छोड़ दिया, थोड़ा सा जोड़ है वो भी किस में, मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के करते हो। तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं है। और बनिए को कभी देख लेना, कैलकुलेटर का यूज बहुत कम करता है, होता है कि नहीं होता? सही है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी पिछले दिनों एक लड़की का फोन आया, कहती गुरुजी मुझे तलाक लेना है। किस लिए? कहते हैं मेरे ससुराल वाले अनपढ़ हैं। अनपढ़ है कैसे? कहते गुरुजी मैं, आपको पता ही है देर देर से उठती हूँ, 10-11 बजे उठती हूँ। क्या? हाँ। तो सारे मैं उठ जाती हूँ तो सारे घर वाले आके क्या कहते हैं, टाइम देख कितना हो गया, टाइम देख कितना। उनको टाइम देखना ही नहीं आता। मैं पूरी थोड़ी आती हूँ सर उनको टाइम बताने के लिए, मैं ऐसे अनपढ़ परिवार में नहीं रह सकती ना। ऐसे कहते ना टाइम देख कितना हो गया, खड़ी नहीं हुई, टाइम देख कितना हो गया। तो कहते आप खुद देख लो भाई, मेरे को क्यों कह रहे हो? अनपढ़ परिवार में मैं क्या करूँ, है ना। तो लिखे इसमें सरल स्पष्ट तथा बोधगम्य, बोधगम्य बनाना। सात नंबर लिखें बालकों में, थोड़ा जल्दी करो भाई, बालकों में निरीक्षण शक्ति। ये कौन सी होती है निरीक्षण शक्ति? किसी चीज, हाँ किसी चीज को क्या करना, जांचना। और जांचेंगे कब? जब उन्होंने पहले उस चीज को देख रखा है, उसका अध्ययन कर रखा है, तभी तो जांचेंगे। तो निरीक्षण शक्ति क्या होती है, विकसित होती है। तो लिख लेना
बालकों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, आठवां लिखें अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। नौवां लिखें बालक की अवधान शक्ति को विकसित करना। फिल्म वाला उदाहरण मैं आपको देके गया था, ठीक है, वही यही है, शक्ति को क्या करना, विकसित। और 10वां लिखेंगे स्मरण, यानी स्मृति जिसे बोलते हैं, स्मरण प्रत्यक्षीकरण, यानी याददाश्त वही रहती है जो चीज सामने होती है। स्मरण प्रत्यक्षीकरण, ध्यान धारणा, ध्यान धारणा शक्ति का विकास करने में पहले मैंने क्या बताया था, कितने प्रकार की सहायक सामग्री है, किसके आधार पे,